19 अक्टूबर 2025 एक ऐसी कहानी होने वाली है जो शायद रफली 1 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। 1 साल पहले जब न्यूज़ीलैंड के साथ हम टेस्ट मैच खेल रहे थे चिन्नास्वामी में, तो कहानी किसी ने नहीं सोची थी कि 1 साल बाद ऐसी होगी। स्पेशली जब रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद तो लग रहा था कि उन्हें अब 2 ढाई साल का रन दिया जाएगा वर्ल्ड कप तक। कहानी एकदम से बदली। रीज़न्स हैं उसके। सबसे बड़ी कहानी है कि जो पहले रॉजर बिन्नी थे, वो काफ़ी हद तक रोहित शर्मा के, श्रेयस अय्यर के फ़ेवर में थे एज़ अ कैप्टन। तो वहाँ पे राजीव शुक्ला जो हैं, वो भी इनको बैक कर रहे थे। पर जब मिथुन मन्हास आए, वो थोड़ा-सा दिल्ली लॉबी और वहाँ पे अब गेम थोड़ी चली गई कि हाँ, कि जो अब गौतम गंभीर ने अपनी एक ग्रिप इकोसिस्टम के ऊपर बिल्ड की है, तो उन्हें ड्रेसिंग रूम का माहौल भी थोड़ा वैसा चाहिए जहाँ पे उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा चलें। मेरे हिसाब से वो गलत है, सही है, वो मैटर नहीं करता। अगर इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप उठा पाता है, तो सब कुछ जस्टिफाइड है। फिर ठीक है, ऑब्वियसली एज़ अ फैन हम सबको बहुत फ़ील होगा, बट आई थिंक इंडियन क्रिकेट अगर जीतती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, फिर कंसर्न है, फिर बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे हमने 2 बहुत ही बड़े स्टार्स को कहीं न कहीं थोड़ा मार्जिनलाइज़ भी किया और उसके बाद हम इंडियन क्रिकेट की गरिमा भी नहीं बचा पाए और उसके बाद हम शायद वो जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है, वो भी ना उठा पाएँ, फिर चीज़ें बहुत खराब होंगी। इसलिए इस ऑस्ट्रेलियन टूर को, स्पेशली ओडीआई सीरीज़ को एक अलग तरीके से देख रही है इंडियन ऑडियंस, इंडियन मीडिया, इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि एक एसिड टेस्ट है उस यंग कप्तान का, जिसने अभी तक टेस्ट मैच क्रिकेट में काफ़ी मिक्स से रिजल्ट्स दिए हैं। इम्प्रेस भी किया है, पर एट द सेम टाइम काफ़ी जगहों पे बहुत फ्लैट भी लगा है। ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे एज़ अ बैटर वो काफ़ी ज़्यादा हाइली रेटेड है, तो वो शायद उनके लिए कम्फर्ट का ज़ोन हो सकता है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस सीरीज़ से? पहले प्लेइंग 11 की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहली बार रवींद्र जडेजा नहीं खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ा शॉकर था। कहा गया है कि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ी और गेम टाइम, थोड़ा-सा और कंडीशंस का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। ऐसे में आप एक स्टेबल ऑल-राउंडर को अनस्टेबल करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, उस पे ऑब्वियसली मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, वो टी20 सीरीज़ में वापस होंगे, तो अब अर्शदीप, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, जो कि उनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी उठी है क्योंकि अश्विन ने, श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे उनके बारे में बात की और वो गौतम गंभीर को ज़्यादा पसंद नहीं भी आई। एंड उसके साथ-साथ इवन हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं जो मिक्स ऑफ थिंग्स में हैं। तो ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर्स में कुलदीप यादव के कंधों पे बहुत ज़्यादा भार होगा क्योंकि वहाँ पे उनको बैक करने के लिए अब 2 ऑलराउंडर्स हैं। जडेजा का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक हमारा बॉलिंग लाइनअप होने वाला है। एक और ऑलराउंडर है नीतीश कुमार रेड्डी, जो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो कि एशिया कप फाइनल्स भी नहीं खेल पाए थे इंजरी के चलते, वो अभी भी फिट नहीं है। बैटिंग से आने से पहले हम पहले कीपर्स पे नज़र डालते हैं कौन-कौन है। केएल राहुल जब ओडीआई सेटअप के सबसे स्टेबल बैटर्स में से, और टेस्ट में भी कहीं न कहीं उनका अब कद ऊपर होता जा रहा है। और ध्रुव जुरैल एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ एंट्री थे, बिकॉज़ वहाँ पे बात हो रही थी कि संजू सैमसन ने ऐसा क्या गलत किया कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। बट अब इस पे ऑब्वियसली वी हैव लॉट ऑफ ओपिनियंस। ध्रुव जुरैल भी एक अच्छे यंग प्लेयर हैं और देखा जा रहा है उन्हें एज़ फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, व्हिच इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। बट हाँ, संजू सैमसन के फैन्स थोड़े-से नाराज़ होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें ये कंटेंशन सेट में नहीं रखा जा रहा। उसके साथ अब बैटर्स कौन होने वाले हैं? नो डाउट 2 वेटरन्स रोहित शर्मा और विराट कोहली वो वापस आए हैं काफ़ी टाइम के बाद। फैन्स बहुत एक्साइटेड हैं। काफ़ी उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया है, अपनी ट्रेनिंग्स पे काम किया है। ऑलरेडी हमें पर्थ में वो ऑक्टस में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए भी दिखे और अच्छे साइन्स भी हैं। वहाँ पे शुभमन गिल कप्तान हैं, फिर जायसवाल एज़ अ बैकअप ओपनर भी हैं और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं। तो ये 15 का स्क्वाड है जो हम इस सीरीज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जायसवाल का खेलना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी रोहित शर्मा और गिल ही ओपन करेंगे। 1 डाउन आपको विराट कोहली दिखेंगे, 2 डाउन आपको श्रेयस अय्यर दिखेंगे, फिर केएल राहुल 5 पे। उसके बाद थोड़ी-सी कहानी आएगी ऑलराउंडर्स के हाथ में, जहाँ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को ही मौका मिलेगा। तो 8 तक काफ़ी हद तक कहानी ये होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 3 बॉलर्स होंगे, जिसमें कुलदीप यादव और 2 फास्ट बॉलर्स, जो मुझे लग रहा है प्रेफरेबली सिराज और अर्शदीप होना चाहिए। क्या हर्षित राणा अर्शदीप को रिप्लेस करते हैं? क्या उन्हें करना चाहिए? उस पे भी क्वेश्चन्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि हाँ, हर्षित राणा का उतना अक्रॉस फॉर्मेट्स परफॉर्मेंस नहीं आया और इस बार का तो आईपीएल भी उनका उस हिसाब से नहीं गया था, जहाँ पे उन्हें इतने मौके मिलने चाहिए। बट कप्तान का, सेलेक्टर्स का थोड़ा डिफरेंट सोचना है उसको लेके, तो उस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स उठे भी हैं ऑलरेडी। लेट्स सी उस किस तरफ ऊँट करवट बदलता है और उससे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये हमारा प्लेइंग 11 होना चाहिए।
पर्थ की पिच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वन ऑफ द बाउंसिएस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट। अब जब ट्रेडिशनल गाबा से हम चेंज हुए हैं, तो अब थोड़ा-सा बैटिंग फ्रेंडली और हुआ है पिच, बट इंडिया का ओवरऑल रिकॉर्ड पर्थ में अच्छा नहीं रहा। इंडिया का ओवरऑल रिकॉर्ड अगर हम देखें, तो ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छा नहीं रहा। दोनों टीम्स ने टोटल 152 ओडीआईस खेले हैं, इसमें से 58 इंडिया जीता है और 84 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की बात करें, तो ये और ज़्यादा स्क्यूड हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। तो यहाँ पे पर्थ इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कमिंस ऑलरेडी सीरीज में नहीं है, कैमरन ग्रीन बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह लाबुशान को मौका मिला है। और अभी पहले मैच के लिए जॉस इंग्लिश की फिटनेस को लेके कंसर्न है। शायद एलेक्स कैरी भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक की अपने कुछ ड्यूटीज को निभाना है। और एडम जैम्पा भी पैटर्निटी लीव पे है, तो वो भी शायद पहले ओडीआई में अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में इंडिया के पास एक गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है कि पर्थ में अपना रिकॉर्ड भी इंप्रूव करें और इस सीरीज को अच्छे नोट पे शुरुआत करें। ग्राउंड अच्छा है, बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पे बॉल बहुत बढ़िया तरीके से आती है बैट पे। तो रोहित शर्मा ने पर्थ में, गाबा में 2015 में 16 में जब खेले थे, तो बहुत शानदार 170 की इनिंग्स खेली थी। अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया की टैक्टिक्स बहुत मैटर करेंगी, इंडिया किस तरह की टैक्टिक्स के साथ जाता है। कमिंस नहीं है, थोड़ा-सा रिलेटिवली यंग बॉलिंग अटैक है, ऐसे में आप चाहेंगे कि पावर प्ले में एक प्रेशर डालें, पर अब तक रोहित शर्मा एक सेल्फलेस कैप्टन की तरह जब खेलने आ रहे थे, तो वो 30 बॉल 40-45 वाली नॉक्स खेल रहे थे। अब क्योंकि उनकी पोज़ीशन पे भी एक सवालिया निशान है, उन्हें हर सीरीज़ बाय सीरीज़ आँका जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए टीम में फिट होते हैं कि नहीं होते। वहाँ क्या हम उन्हें सेम टेम्पलेट के साथ बैट करते हुए देखेंगे, या वो अपने पुराने टेम्पलेट पे वापस जाएँगे, जहाँ पे वो पहले 100 गेंदें 80 और फिर कोशिश करते थे कि वो डबल 100 या एक डैडी 100 वाली इनिंग्स खेलें। तो वहाँ पे अगर रोहित शर्मा वो रोल उठाते हैं, तो अब वो रोल फिर थोड़ा-सा रिवर्सल होगा। यहाँ पे शुभमन गिल को अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उन्हें आके पहली बॉल से रन मारने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो उनका नेचुरल प्ले नहीं है, और इतने साल उन्हें वो कुशन मिला है, क्योंकि वहाँ पे रोहित शर्मा ने जनरली इतनी अच्छी स्टार्ट्स दी हैं कि शुभमन गिल को एक सेटल होने का काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता था। ये अब चेंज होगा, ऑब्वियसली कैप्टन है, ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत डिफरेंट होगा। तो उस कैप्टेंसी प्रेशर में क्या वो अपने आप को रोहित शर्मा 2.0 मोल्ड में ढाल पाएँगे और इंडिया को एक तेज़ दरार स्टार्ट देने में कामयाब होंगे, ताकि जो इंडिया पिछले 3 साल से एक बहुत अमेजिंग व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलती आ रही है, अपने ओडीआई टेम्पलेट को उसी तरह से जारी रखे और एक तेज दरार स्टार्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मौके में बैकफुट पे धकेल दे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है एज फार एज शुभमन गिल इज कंसर्न। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं रोहित शर्मा होता, तो नो डाउट टीम्स कम फर्स्ट, बट आपको अपनी पोजीशन के बारे में भी सोचना है। तो शायद अब एक फॉर्मेट जो आप खेल ही नहीं रहे हैं काफी टाइम से, इनफैक्ट आप इंटरनेशनल क्रिकेट क्या डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, तो शायद आके रोहित शर्मा अपना टाइम लेना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि सीरीज के बेसिस पे उन्हें इमीडिएटली जज किया जाए और जो पॉलिटिकल सिनारियो इंडियन क्रिकेट में बन रहा है, जो उनके इतने फेवर में नहीं है, वहां पे अटकलें और तेज हों उनके फ्यूचर को लेके। तो अगर आप उस नजरिए से देखते हैं, तो आज की डेट में रोहित शर्मा होना इतना आसान शायद ना हो। इंडियन क्रिकेट के लिए वो सही होगा नहीं होगा, वो डेफिनेटली एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। एज अ फैन मैं देखना चाहूंगा कि इंडिया एक धुआंधार स्टार्ट से ही गेम को शुरू करे, क्योंकि उसी तरह से हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली है। अब पुराने टेम्पलेट्स पे वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। जडेजा नहीं है, तो कुलदीप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है स्पिन डिपार्टमेंट को हैंडल करने का, क्योंकि सेकंड ओडीआई एडिलेड में रिलेटिवली फ्लैट कंडीशंस होती हैं, और तीसरा सिडनी में जहां बॉल थोड़ी बहुत ग्रिप करके टर्न भी करता है। तो इन कंडीशंस को इंडिया कैसे यूज करता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इंडिया सुंदर और अक्षर दोनों को खिलाता है, तो हम 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं और 2 फास्ट बॉलर्स, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी कहीं ना कहीं आपका एक 6 बॉलिंग कंडीशन की तरह आते हैं बीच में। तो क्या हमारे पास एडिक्वेट अटैक होगा ऑस्ट्रेलिया को रोकने के लिए, वो भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है, उस पे भी काफ़ी सारे सवालिया निशान आते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि 8 तक बैटिंग को इंडिया किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है। क्योंकि अगर आप कोच की तरफ देखें, मैनेजमेंट की तरफ देखें, आपने एक फॉर्मेट अगर टी20 में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, टेस्ट में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उसके जो मिडल वाला फॉर्मेट है, ओडीआई, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई लॉजिक मुझे नहीं दिखता। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हालत से होने वाला है।
वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मार्श जो कि अब काफ़ी हद तक टी20 के सर्टेन कैप्टन हो गया शायद 2026 में ऑस्ट्रेलिया को लीड करने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे उनको अपनी व्हाइट बॉल कैप्टनसी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने का एक और बड़ा मौका मिलेगा क्योंकि कमिंस अब वहाँ पे नहीं है। और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फ़र्क है जहाँ इंडिया इसे 2027 के कैंपेन की शुरुआत की तरह देख रहा है और देख रहा है कि अगले 2 सालों में ये टीम किस तरह से उभर के आती है ताकि हम वो वर्ल्ड कप फाइनली उठा पाएँ। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया शायद इस सीरीज़ को एशेज़ के नज़रिए से ज़्यादा देखेगी कि क्या उनके गन प्लेयर्स फिट हैं कि नहीं हैं, और शायद ये रोटेशन पॉलिसी को भी फ़ॉलो करेगी ताकि वो अपने किसी भी प्लेयर को जो थोड़ी भी इंजरी प्रोन है या थोड़ी भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, उन्हें जल्दी ब्लड ना करें और उसके चलते कहीं न कहीं उनका एशेज़ का कैंपेन जेपरडाइज़ हो, क्योंकि एशेज़ उनके लिए इस टाइम बड़ी प्रायोरिटी है देन दिस ओडीआई सीरीज़। सो 2 टीम्स ऐसे भिड़ने वाली हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ का थोड़ा फ़र्क है। जहाँ इंडिया के लिए दिस इज़ लाइक वन ओडीआई सीरीज़, तो मेरे ख्याल से पिछले 5-6 सालों में सबसे इम्पोर्टेंट ओडीआई सीरीज़ में से एक होने वाली है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, तो शायद एशिया कप 2023 था क्योंकि वहाँ पे केएल राहुल की वापसी थी, श्रेयस अय्यर की वापसी थी, बुमराह की वापसी थी, विराट कोहली को लेके डाउट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वो ही अब कहानी हम कहीं न कहीं इस सीरीज़ के साथ देख रहे हैं। उतनी इम्पोर्टेंस की ये सीरीज़ है काफ़ी टाइम के बाद। तो बने रहें हमारे साथ। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएँ। आपका बहुत प्यार मिल रहा है। अभी मैंने अपने बेटे के साथ एक पॉडकास्ट लॉन्च किया, आपने उसे भी बहुत सराहा। कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 2 या 3 महीने में एक बार उसे मैं बोलूँ कि वो आए चैनल पे और बात करे, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपोज़ भी नहीं करना चाहता और एट द सेम टाइम कोशिश रहेगी कि और इनोवेटिव चीज़ें भी ट्राई करें। इस सीरीज़ के एंड पे मैंने अपने एक फ्रेंड जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें भी बोला है कि आएँ मेरे साथ एक पॉडकास्ट करें, तो आपके लिए वो भी एक 26 या 27 को एक सरप्राइज़ एलिमेंट होगा, जो हम इस चैनल के साथ लेके आएँगे। और भी कोशिश है, क्रॉस पॉडकास्ट की भी कोशिश है। मैंने रॉबिन भाई को एक बार फिर से रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ एक और पार्ट 2 सीरीज़ शूट की जाए। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स से मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस चैनल को हम और लेवल्स तक लेके जा सकें। प्यार बहुत मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। 99% कमेंट्स बहुत फ़ेवरेबल होते हैं और 1-2 जो होते भी हैं, वो भी आई थिंक शायद हमें सीखने का ही एक और मौका देते हैं। तो बने रहें इस तरह से चैनल के साथ और आप बताएँ कि आपका इस सीरीज़ को लेके क्या व्यू पॉइंट है? क्या और टैक्टिकली आपको लगता है चीज़ें हो सकती हैं इस सीरीज़ में? तब तक बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।